नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। पिछले लेक्चर में हमने आपका पढ़ा था ध्वनि के बारे में, तो आज हम लोग ध्वनि से संबंधित कुछ आपका एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों को किस प्रकार का अनुभव उत्पन्न करती है। स्वाद का संवेदन, श्रवण का, प्रकाश संवेदन या स्पर्श का संवेदन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है आपका, उसके बाद इसका हम लोग आंसर आपका देखेंगे। ध्वनि ऊर्जा एक रूप है, किसका रूप है आपका? सुनने के लिए श्रवण का प्रयोग करते हैं इसमें हम लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? श्रवण का संवेदन, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे श्रवण अंगों को उत्तेजित कर सुनने की अनुभूति प्रदान करता है, सुनने की अनुभूति प्रदान करता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण किस रूप में होता है? विक्षोभ के संचरण द्वारा, केवल निर्वात में गमन द्वारा, कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तविक गति द्वारा, प्रकाश तरंगों के रूप में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए आंसर क्या होगा आपका। विक्षोभ के संचरण द्वारा, केवल निर्वात में गमन द्वारा, कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तविक गति द्वारा, प्रकाश तरंगों के रूप में। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, विक्षोभ के संचरण के द्वारा। ध्वनि तरंगे माध्यम में एक विक्षोभ के रूप में चलती है जहां कण अपनी मूल स्थिति के आसपास केवल दोलन करती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाइए, क्या होगा। वायु में ध्वनि तरंग के अनुदैर्घ्य तरंग क्यों कहा जाता है? वायु में ध्वनि तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि इनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। चार, क्योंकि माध्यम के कण विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं। ध्वनि तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चार, क्योंकि माध्यम के कण विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर चार हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग में अनुदैर्घ्य तरंगों में कणों की विस्थापन तरंग की गति की दिशा के समांतर या उसी रेखा में होती है। तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। ध्वनि तरंग उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां माध्यम का घनत्व और दाब दोनों अधिक होते हैं? ध्वनि तरंग के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां माध्यम का घनत्व और दाब दोनों अधिक होते हैं? गर्त, विरलन, आयाम या संपीड़न। ध्वनि तरंग के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां माध्यम का घनत्व और दाब दोनों अधिक होता है? क्या होगा आंसर आपका? संपीड़न, डेंसर जिसको बोलते हैं आपका। तो ऑप्शन नंबर चार इसका सही है। जब माध्यम के कण आसपास होते हैं तो उच्च घनत्व और उच्च दाब का क्षेत्र बनता है जिसे संपीड़न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच बनाइए, क्या आंसर होगा। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? मैंने समझाया था इसके बारे में, जो साउंड का जो वीडियो था आपको, उसमें बताइए क्या आंसर होगा। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग या आवर्तकाल। क्या आंसर होगा? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग या आवर्तकाल। तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। दो संपीड़नों या दो विरलनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य वह न्यूनतम दूरी है जिस पर कोई तरंग अपनी आवृत्ति की पुनरावृत्ति करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर बताइए क्या आंसर होगा। ध्वनि की आवृत्ति और आवर्तकाल टी के बीच का संबंध क्या है आपका?
आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला आपका 1/t, क्या होता है आपका फास्ट नंबर हो जाएगा आपका। आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है 1/, आवर्तकाल आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है जो प्रति इकाई समय में दोनों की संख्या दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि का तारतम्य मुख्य रूप से तरंग के किस लक्षण पर निर्भर करता है? आयाम, वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति। बताइए आंसर क्या होगा आपका। हिंट कर देते हैं आपका। इसका हिंट है कि एक बच्चे की आवाज एक वयस्क की आवाज के में अंतर इसी गुण के कारण होता है, तारतम्य के कारण। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा आंसर? तो ध्वनि का जो तारतम्य पिच किस पर डिपेंड करता है आपका? तो पिच डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। तो ऑप्शन नंबर 4 का होगा, सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति जिस प्रकार अनुभव करता है उसे ही तारतम्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 8। यदि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग v है, आवृत्ति आपका म्यू है, तरंग दैर्ध्य आपका लैम्डा है, तो उनके बीच का संबंध क्या होता है आपका? वेग इक्वल टू क्या बताए थे आपको? ध्वनि का वेग इक्वल टू आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा आपका। सी नहीं, आपका ए नंबर में आपका म्यू यहाँ दिया हुआ। तो जो वेग है आपका, वेग इक्वल टू क्या होता है आपका? आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य। तो तरंग का वेग तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आपका, क्वेश्चन नंबर 9। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता के बारे में क्या सत्य है? लाउडनेस एंड इंटेंसिटी के बारे में क्या आपका सत्य है? बताइए क्या आंसर होगा आपका। प्रबलता कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करती है। प्रबलता केवल स्रोत की दूरी पर निर्भर करती है। दोनों का अर्थ पूर्णतः एक ही है। तीव्रता प्रति इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा है। बताइए क्या आंसर होगा आपका। हिंट इसमें देता है आपका। सोचिए कि क्या भौतिक माप और हमारे सुनने का अनुभव हमेशा एक समान होते हैं? इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। तीव्रता प्रति इकाई क्षेत्रफल से 1 इकाई में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, ये आपका गलत है। सही क्या है कि तीव्रता ध्वनि की एक वस्तुनिष्ठ माप है जो ऊर्जा प्रवाह की दर को दर्शाती है आपका। ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शन जो था आपका कि प्रबलता कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करती है, ये आपका सही है। प्रबलता केवल स्रोत की दूरी पर निर्भर करती है, ये भी आपका सही है। और दोनों का अर्थ पूर्णतः एक ही है आपका। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का गलत ऑप्शन क्या था आपका? तीव्रता प्रति इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो तीव्रता है आपका ध्वनि की एक वस्तुनिष्ठ माप है जो ऊर्जा प्रवाह की दर को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 10। ताप बढ़ने पर किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है आपका? ताप का क्या असर पड़ता है आपका ध्वनि की चाल पर? बताइए क्या आंसर होगा आपका। हिंट, गर्मियों में और सर्दी में वायु की ध्वनि की गति में अंतर के बारे में सोचें। क्या होगा? ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी आपका। ताप पर क्या असर पड़ता है आपका? जैसे जैसे ताप बढ़ेगी आपका मीडियम की, तो ध्वनि की चाल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तापमान में वृद्धि के साथ माध्यम में ध्वनि की गति बढ़ती है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में अधिक गति होगी आपका। ठीक है। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड से स्पीड क्या होती है आपका माध्यम की? बढ़ जाती है। तो इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच की कम से कम कितने सेकंड का अंतराल होना चाहिए आपका? 1 सेकंड, 0.01 सेकंड, 0.1 सेकंड या 10 सेकंड? बताइए 10 सेकंड आपके पास भी। बताइए आंसर क्या होगा। बताइए क्या आंसर होगा आपका। 0.1 सेकंड। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदन लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए यह न्यूनतम अंतराल आवश्यक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी बड़े हॉल में ध्वनि की दीवारों पर बार बार
परावर्तन होने के कारण ध्वनि का काफी समय तक बने रहना क्या कहलाता है? विरलन अपवर्तन, विवर्तन या अनुरणन? बताइए। जब एक आपको हॉल में आप एक आवाज निकालते हैं तो आवाज थोड़ी देर आपको गूंजती है, उसको कौन सा प्रॉपर्टीज बोलते हैं? आपको क्या कहते हैं उसको? उसको क्या कहते हैं? अनुरणन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बार बार होने वाले परावर्तन के कारण ध्वनि के स्थायित्व को ही अनुरणन कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य की ध्वनि की तीव्रता का परिसर ऑडिबल रेंज कितना होता है आपका? मनुष्य में ध्वनि की तीव्रता का परिसर इंसान कहाँ से कहाँ सुनता है आपका? 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी का आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, परावर्तन की उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें हृदय के विभिन्न भागों को से परासर तरंगों को परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है? रडार, स्टेथोस्कोप, इकोकार्डियोग्राफी, सोनार? बताइए क्या होगा आपका? परावर्तन की उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें हृदय के विभिन्न भागों से परासर तरंगों को परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है? क्या होता है सर आपका? इसका आंसर क्या होगा आपका? ईसीजी। इकोकार्डियोग्राफी में आपका इकोकार्डियोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित होता है आपका? ये भी आपका परासर तरंगों का प्रयोग करके ही आपका ये आपका इमेजेस बनाती है, जिससे अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग करके हृदय का चित्र प्राप्त करने की तकनीक इकोकार्डियोग्राफी कहलाती है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा परावर्तन होने की दिशा के बीच के बने कोण का संबंध क्या होता है आपका? बताइए क्या होगा? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण से बड़ा होता है, उनके बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा परावर्तन कोण आपतन, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है आपका? बराबर होता है।